तो परवा देश की में आज का शब्द है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड किसके? ईरान के। कैसे? आइए आपको बताते हैं। तो आजकल लगता है कि धीरे धीरे दुनिया भर में एक फैशन सा चल पड़ा है भारत को भाषण देने का और उसे नीचा दिखाने का, और इसमें सबसे आसान मुद्दा होता है मानवाधिकारों का और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का। और सोचिए, इस लिस्ट में सबसे नया नाम कौन सा जुड़ गया है? वो नाम है ईरान का। मौका पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव का था और इस दिन यानी कि कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमारी सारी साझी पहचान को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश की है। हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी दूसरी जगह पर मुसलमानों की झेली जा रही पीड़ा से बेखबर है। मतलब ये तो हद ही है। गाजा और म्यांमार से भारत की तुलना, सोचिए। पर खमेनी ने एक और बात की जिस पर गौर करने की जरूरत है। भारत में मुसलमानों की तकलीफ की झूठी दुहाई देने से पहले उन्होंने 16 सितंबर को ही शाम 5:04 पर यह लिखा, इस्लामिक उम्मा की अवधारणा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस्लामिक उम्मा की पहचान की रक्षा करनी जरूरी है। ये एक बुनियादी मुद्दा है जो राष्ट्रीयता से परे है और भौगोलिक सीमाएं इस्लामी उम्मा की असलियत और पहचान को नहीं बदलती। अब इस्लामिक उम्मा का अर्थ क्या है? फिर हम आपको पहले ये समझाएंगे कि उसका अर्थ क्या है, फिर हम आपको खामेनेई की असली मंशा समझाएंगे। उम्मा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है समुदाय या राष्ट्र। यानी इस्लामिक उम्मा का मतलब हुआ इस्लामिक समुदाय, इस्लामिक कौम और इस्लामिक राष्ट्र। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान किसी भी देश में हो, वो सब एक उम्मा, एक कौम का हिस्सा है और उन सबको मिलके उन मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए जो भारत या म्यांमार जैसे देशों में कष्ट झेल रहे हैं। अब सोचिए कि ईरान बैठ करके भारत को यह लेक्चर क्यों दे रहा है। जब ईरान की तरफ से बयान आया तो भारत ने भी फौरन रिएक्ट किया। विदेश मंत्रालय ने खामेनेई के बयान के जवाब में कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता की भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचनाएं हैं और अस्वीकार्य हैं। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को गलत बयानी करने से पहले भारत के बारे में जानकारी दुरुस्त करने की सलाह दी है। 1947, the minorities are safest in India. You ask any Muslim, you ask any Christian, you ask any Buddhist, their numbers are increasing. If you go to Pakistan, go to Afghanistan, go to Bangladesh, go to other countries, the minority population is decreasing. Those people who want to know about India's history must come and learn how India has been the safest country for the minorities. भारत का जवाब साफ था, पहले अपना रिकॉर्ड देखें। ऐसा नहीं है कि ईरान और खामेनेई सच नहीं जानते, दरअसल वो सच बोलना नहीं चाहते। तो चलिए वो कमी हम पूरी कर देते हैं। ईरान आज दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों की हालत बदतर है, जबकि सच ये है कि ईरान दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां अल्पसंख्यकों की जिंदगी खुद नर्क जैसी है। ईरान की आबादी में कुल 99.4% मुस्लिम हैं। इनमें से 90 से 95% शिया हैं और 5 से 10% सुन्नी मुसलमान हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सुन्नी मुसलमान, बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी, दरवेश, यहूदी और यारेसन जैसे मजहबी अल्पसंख्यकों को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ईरान में इन अल्पसंख्यकों से शिक्षा, नौकरी, इबादत, खाने पीने, पहनावे और कब्रगाह तक में भेदभाव होता है। भेदभाव का आलम यह है कि ईरान में ज्यादातर सुन्नी मुसलमानों के पास नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं है। ईरान में बहाई समुदाय के लोगों को मौत के बाद कब्र तक नसीब नहीं होती।
और महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की पुलिस बिना धार्मिक भेदभाव के लड़कियों और महिलाओं की जान तक ले लेती है। क्या ये महिलाएं मुसलमान नहीं हैं? क्या ये उस उम्मा यानी समुदाय का हिस्सा नहीं मानी जाती जिनकी फिक्र ईरान के खामेनेई को सता रही है? विडंबना ये है कि जिस दिन ईरान भारत में मुसलमानों की दुर्दशा के बारे में बता रहा था, उसी दिन 2 साल पहले उसी दिन ईरान में मोरालिटी पुलिस ने एक मुस्लिम लड़की महसा अमीनी को पीट पीट कर मार डाला। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन नहीं करती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। बाईस साल की महसा अमीनी की खता बस इतनी थी कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का हुक्म माना नहीं, हिजाब पहना नहीं और फिर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो तारीख थी 16 सितंबर 2022, जब ईरान में लड़कियों के पहनावे की पहरेदारी करने वाली पुलिस ने महसा अमीनी की मौत का ऐलान किया, लेकिन इस झूठ के साथ कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। जबकि महसा अमीनी के घर वालों ने आरोप लगाया कि ईरान की पुलिस ने उसे हिजाब नहीं पहनने के जुर्म में गिरफ्तार किया। फिर पुलिस वैन में ही उसे बेरहमी से इतना मारा कि उसकी जान चली गई। महसा अमीनी का गुनाह सिर्फ हिजाब पहनना ही नहीं था, बल्कि ईरान की हुकूमत की नजर में उसका कुर्द सुन्नी मुसलमान होना भी जुर्म था। इस लड़की की मौत के बाद सिस्तान और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में ईरान की सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग भड़क उठी। क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सब सड़कों पर उतर आए। विरोध में जगह जगह महिलाओं ने हिजाब फेंकना और जलाना शुरू कर दिया। ऐसे में इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सरेआम गोलीबारी शुरू कर दी। 30 सितंबर 2022 को एक ही दिन में ईरानी सुरक्षा बलों ने 80 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान ईरान की पुलिस ने करीब 500 लोगों की जान ले ली। महसा अमीनी की कुर्बानी से ईरान की महिलाओं को हौसला तो मिला, लेकिन हिजाब से आजादी अब भी नहीं मिली है। आज भी हिजाब ना पहनने के जुर्म में ईरान की जेलों में न जाने कितनी महिलाएं बंद हैं। इन महिलाओं ने इस 16 सितंबर को महसा अमीनी की दूसरी बरसी पर जेलों के अंदर ही भूख हड़ताल तक की। लेकिन ईरान की सत्ता के असली मालिक खामेनेई को अपने मुल्क की महिलाओं की क्या परवाह। उनका ख्वाब तो मुस्लिम देशों का खलीफा बनना है। ऐसे में वो महसा अमीनी की मौत की दूसरी बरसी के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में मुसलमानों की हालत पर झूठ फैलाने में मशगूल रहे। वैसे ईरान को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनसे 2 गुना ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। भारत के मुसलमान अल्पसंख्यक भले ही हैं, लेकिन उनके अधिकार किसी से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई मायनों में उन्हें संविधान ने विशेषाधिकार भी दिए हैं। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है। इनमें 99% से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि मौजूदा अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। इनमें करीब 15% मुसलमान हैं। इस हिसाब से भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 21 करोड़ होने का अनुमान है। ईरान में अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल है, वो चाहे भले ही सुन्नी हो, लेकिन भारत के संविधान ने अल्पसंख्यकों को कुछ खास मौलिक अधिकार दिए हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों को संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया है।
इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, तो केंद्र सरकार में बाकायदा अलग से मंत्रालय भी है जिसके मंत्री किरण रिजिजू खुद एक अल्पसंख्यक बौद्ध है। जबकि ईरान में अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि कैसे वहां अल्पसंख्यकों को पढ़ने लिखने नौकरी करने की बात तो छोड़िए, मरने के बाद दफनाने की जगह तक नहीं मिलती है। अच्छा, अब बात एक बार उम्मा की कर लेते हैं। अगर खामेनेई के मुताबिक सारे मुसलमान एक ही कौम का हिस्सा हैं, एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं और उन्हें इन सब में एकता होनी चाहिए, तो पिछले साल ही ईरान ने अपने देश से करीब 13 लाख अफगान शरणार्थियों को बाहर क्यों निकाल दिया? ये शरणार्थी मुसलमान थे। डबल स्टैंडर्ड ऐसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ईरान ने अफगान शरणार्थियों की मजबूरी का फायदा भी उठाया, उन्हें सीरिया में लड़ाका बनाकर भेजा, लेकिन इस्तेमाल के बाद अब उन्हीं अफगानों को देश निकाला दिया जा रहा है जो किसी और धर्म के नहीं, मुसलमान ही हैं। सीरिया संकट के बीच भी जब सीरियाई मुसलमानों ने ईरान में शरण मांगी तो उन्हें पनाह देने से साफ इनकार कर दिया गया। आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ईरान के पड़ोसी हैं। इसमें आर्मीनिया ईसाई बाहुल देश है तो अजरबैजान मुस्लिम मुल्क है, लेकिन इन दोनों देशों में जंग होने पर ईरान धर्म नहीं, उम्मा नहीं, बल्कि अपने निजी हितों को देखते हुए आर्मीनिया की मदद करता है। और तो और 1965 ही नहीं, 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। वो तब जब पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में पाकिस्तान ने करीब 30 लाख बंगाली लोगों की हत्या की, नरसंहार किया, जिनमें हिंदू से कहीं ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान थे। कुछ और भी ऐसी तस्वीरें हैं जो भारत को ज्ञान देने से पहले दुनिया में हर किसी को देख लेनी चाहिए, खास तौर पर वो लोग जो कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। बात 2021 की है, जब अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता की वापसी हुई तो भारत ने वहां से अल्पसंख्यकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान से सैकड़ों भारतीय नागरिकों को तो निकाला ही, अफगान नागरिकों को भी लेकर के वापस आई। इनमें 200 से ज्यादा अफगान अल्पसंख्यक सिख थे। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य अपने साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप को साथ लाए, जिन्हें खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूरे सम्मान से सिर पर उठाया था। बात अब यूक्रेन की भी करते हैं। वहां जब जंग शुरू हुई तो भारत ने वहां फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को तो सुरक्षित वापस लाने के लिए मिशन किया ही, भारतीय तिरंगे में वो साथ साथ पाकिस्तान, तुर्की, इन सब के छात्रों की जिंदगी बचा के भी वापस लाए। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। इस दौरान हमारे विमानों ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिकों को भी वापस लेकर के लाया। हमारे जो फ्लाइट है, फ्लाइट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले, और एक्चुअली वो काम किया। तो बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि खामेनेई ने ऐसी बात कही ही क्यों। इसको ऐसे समझिए, दुनिया में अभी कभी पाकिस्तान मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का ख्वाब दिखता था, लेकिन अब वजूद के संकट से गुजर रहे पाकिस्तान का ये सपना मर चुका है। लेकिन मुस्लिम देशों में 3 नेता अभी भी ऐसे हैं जो मुस्लिमों का मसीहा बनना चाहते हैं, उनकी आवाज बनकर उभरना चाहते हैं। इनमें एक नाम तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का है, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों पर यह नया झूठ परोसा है। दूसरा नाम है इसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान का, जो मौका मिलते ही कश्मीर के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने से चूकते नहीं हैं। जबकि तीसरा नाम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का है, जो भारत के दोस्त है और ईरान तुर्की की तरह फर्जी दावे नहीं करते। ईरान के बाद ही इकलौता देश है जो शिया मुसलमानों का देश है, और ईरान के बाहर जहाँ शिया संप्रदाय है उनमें सबसे बड़ा संप्रदाय भारत में है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की ये चेष्टा क्यों है
कि भारत के शिया मुसलमानों को ख़ास तौर पर और भारत के मुसलमानों को आमतौर पर अपनी तरफ रुझाया जाए और ये बताया जाए कि ईरान उनका सच्चा हितैषी। तो सच बात यह है कि भारत अपने पड़ोसियों की ही नहीं, हर उस आदमी की चिंता करता है, हर मुमकिन परवाह करता है जिसको मदद की जरूरत है। हमारी परवाह देश दुनिया में शांति है। ऐसे में भारत यूक्रेन रूस जंग ही नहीं, इजराइल गाजा युद्ध को रोकने की भी भरसक कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान है कि गाजा के युद्ध में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और हमास के जरिए इसे और भड़का रहा है। भारत जितनी तरफदारी फिलिस्तीन की करता है, उतनी ही इजराइल की भी, जो खामेनेई को शायद रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो भारत विरोधी एजेंडा और प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं, लेकिन खामेनेई का झूठ दुनिया के सामने है। साथ ही ये सच भी अब हर किसी के सामने है कि वो इस्लामिक उम्मा यानी मुस्लिम देशों का रहनुमा, नेता, खलीफा बनने के लिए भारतीय मुसलमानों पर सरासर झूठ बोल रहे हैं। खामेनेई इस्लामिक देश ईरान के सुप्रीम लीडर है, ईरान में उनका वचन ही शासन है। ऐसे में उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उम्मा से ज्यादा जरूरी है इंसानियत, भाईचारा जरूरी है, जो भारत की रग रग में भरा है। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत ईरान का पुराना और पक्का दोस्त है। तो ईरान से बात अब करते हैं पाकिस्तान की, जो अपनी कंगाली के लिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों को दोषी मानता है और अमेरिका में तेजी से तरक्की करते भारतीयों के खिलाफ ग्लोबल साजिश करने में जुटा है। ये बड़ा खुलासा पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके अमेरिकी अर्थशास्त्री के रिसर्च पेपर में हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों को परेशान करने की कोशिश में जुटा है। 4 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क के अक्षरधाम मंदिर में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और मोदी विरोधी नारे भी लिख दिए। क्या अमेरिका के मंदिर में भारत विरोधी षड्यंत्र के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है? इसलिए आज परवाह देश की के दूसरे भाग में देखिए मंदिर में भारत विरोधी षड्यंत्र, पाक ईर्ष्या का ये न्यूयॉर्क चैप्टर। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। 22 सितंबर को नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम के जिस स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम होने वाला है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो से ठीक 5 दिन पहले यहां से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क के मेलविन में बने स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है। उपद्रवियों ने न्यूयॉर्क के बाप्स स्वामी नारायण मंदिर के गेट पर तोड़फोड़ की, मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड को स्प्रे पेंट से खराब कर दिया और मंदिर के बाहर की सड़क पर भी भारत विरोधी नारे और अपशब्द लिख दिए। न्यूयॉर्क के बाप्स स्वामी नारायण मंदिर में हुई इस घटना के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान की शह पर अमेरिका में एक्टिव भारत विरोधी ग्रुप है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने नाराजगी दर्ज करते हुए सख्ती से यह मुद्दा उठाया है। मंदिर में तोड़फोड़ और भारत विरोधी नारे लिखे जाने पर न्यूयॉर्क में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कॉन्सुलेट ने अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट से मंदिर में हुई तोड़फोड़ की शिकायत की है और इस वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका और कनाडा में मंदिरों पर हमले की यह पहली घटना नहीं है। इसी साल जनवरी में भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। कैलिफोर्निया के हेवर्ड में मौजूद विजय शेरावाली मंदिर में पाकिस्तान की शह पर काम करने वाले खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी बातें लिख दी थी। जुलाई 2014 में कनाडा के एडमॉन्ट शहर में बाप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित नारे लिखे गए। इसके पहले 7 सितंबर 2023 को कनाडा के माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई। 12 अगस्त 2023 को लक्ष्मी नारायण मंदिर और 31 जनवरी 2023 को ब्रैम्पटन में एक और प्रमुख हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इन सभी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की भारत विरोधी खालिस्तानी साजिश का पता चला था और अब पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री और विश्व बैंक में उपाध्यक्ष रह चुके एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क में जिस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई है, वो मंदिर 50 साल पुराना है और ये उत्तरी अमेरिका का पहला बैप्स मंदिर है जो 1974 में बनाया गया था। 5 जून 2024 को न्यूयॉर्क राज्य सीनेट ने इस मंदिर की 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। इन 50 सालों में बैप्स स्वामी नारायण संस्था ने अमेरिका और कनाडा में 100 से ज्यादा भव्य मंदिर बनाए हैं, जिनमें न्यू जर्सी का स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी है। न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये मंदिर 185 एकड़ में फैला है और इस मंदिर की ऊंचाई 191 फुट है। अमेरिका और कनाडा में ऐसे 100 से ज्यादा खूबसूरत मंदिर हैं। ये भव्य मंदिर अमेरिका में भारतवंशियों के समर्पण और सामर्थ्य का सबूत भी है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों की शक्ति से पाकिस्तान को डर लगता है। इसलिए पाकिस्तान यहां भारतीयों और मंदिरों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करने में जुटा है। अब पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री और अमेरिकी अर्थशास्त्री का वो रिसर्च पेपर देखिए जो बताता है कि पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों से कितनी जलन करता है और कैसे हर वक्त अमेरिका और कनाडा में भारतीयों के खिलाफ साजिश करता रहता है। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी अमेरिका और भारतवर्ष की ताकत है, लेकिन ये ताकत पाकिस्तान को डरा रही है। आज भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और आने वाले चुनावों में अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की प्रमुख दावेदार है। लेकिन अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोग कमला हैरिस को ताकतवर होते नहीं देखना चाहते। भारतीय मूल के लोग आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने एक आर्टिकल लिखकर इसे साबित कर दिया है। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार में कार्यवाहक वित्त मंत्री और विश्व बैंक के उपाध्यक्ष रहे शाहिद जावेद बर्की ने पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून में एक लेख में अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ जहर उगला है। इस लेख में बर्की ने अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को पाकिस्तान का असली दुश्मन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली ताकत बताया है। इसी आर्टिकल में बर्की ने लिखा है कि अमेरिका और कनाडा में रह रहे और वहां की कंपनियों को चला रहे भारतीय मूल के लोग पाकिस्तान को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। इसी वजह से पाकिस्तान की सकारात्मक ग्लोबल ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। इस आर्टिकल में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई और स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन तक का जिक्र किया और लिखा कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग जितने ताकतवर होते जाएंगे, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान उतना ही अलग थलग पड़ता चला जाएगा। इसी सोच की वजह से पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ साजिश कर रहा है, खालिस्तानियों को शह दे रहा है और वो अमेरिका और कनाडा के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। अब जब उसके पास वो क्षमता नहीं है कि मुझे कुछ डायरेक्ट हानि कर सके, तो ये छोटी छोटी, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, पिन प्रिक्स करता है। लोगों को कहता है, खास तौर से इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को और कुछ सिख फंडामेंटलिस्ट को, जाके इसको तोड़ो, उसको तोड़ो। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका के पाकिस्तानी दूतावासों में तैनात आईएसआई के एजेंट इन देशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग करते हैं। खालिस्तानी आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाते हैं। हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि इन देशों में रह रहे भारतीयों को कमजोर करके उसका भला हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद की चिंगारी लगाने वाला देश हर बार ऐसी हरकतों में अपने ही हाथ जला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो खुद पाकिस्तान के ही इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं कि भारत के मेहनती लोगों की वजह से पाकिस्तान और आईएसआई में अब बौखलाहट है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं,
वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अमेरिका में भारतीय मूल के 21 मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की एक लिस्ट जारी की है। आज गूगल और यूट्यूब से लेकर कई बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं जिनकी कमान भारतीयों के हाथ में है, और यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतरती। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि गूगल से लेकर वर्ल्ड बैंक तक दुनिया की दिग्गज कंपनियों में भारतीयों का दबदबा है। पाकिस्तान अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि दुनिया में दिग्गज कंपनियों की कमान भारतीय मूल के सीईओ थामे हुए हैं। यूट्यूब के सीईओ भारतीय मूल के नील मोहन हैं। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट की कमान भारतीय मूल के सत्या नडेला के हाथ में है। भारतीय मूल के शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं। भारतवंशी अजय बांगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं। संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन के सीईओ हैं। दिग्गज टेक कंपनी आईबीएम के सीईओ और चेयरमैन भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा हैं। दिग्गज अमेरिकी कंपनी अल्बर्टसन्स की बागडोर भी भारतवंशी विवेक शंकरन संभालते हैं। अमेरिकी कंपनी हनीवेल के सीईओ भी भारतीय मूल के विमल कपूर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ भी भारतीय मूल के वसंत नरसिम्हा हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीय बड़ी कंपनियों की कमान संभालने से लेकर स्टार्टअप में इनोवेशन तक में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारतवंशी अमेरिका की सीनेट के सदस्य हैं, वहां की सेना में शामिल हैं। अमेरिका के सबसे काबिल डॉक्टर और सबसे अच्छे प्रोफेसर भारतीय मूल के ही हैं। सरकार चाहे किसी की हो, अमेरिका में भारतीयों को सम्मान मिलता है क्योंकि भारतीय मूल के लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की कुल आबादी में महज 1.5% भारतीय अमेरिकी हैं, जिनका वहां के कुल टैक्स रेवेन्यू में 6% योगदान है। भारतीय मूल के लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और पाकिस्तान की मंशा किसी भी तरह सिर्फ सस्ते कर्ज की नई किश्त मांगने की रहती है। भारत दुनिया को डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर भेजता है और पाकिस्तान की इमेज दुनिया भर में भिखारी और आतंकी एक्सपोर्ट करने की है। इसीलिए पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर इज्जत नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान अपनी बुरी हालत के लिए विदेश में रह रहे भारतीयों को जिम्मेदार बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। भारत के नए वायुवीर से कैसे चीन और पाकिस्तान की कपकपी छूट रही है, कैसे ध्वस्त होने वाला है चीनी लड़ाकू विमानों का बाजार, भारतीय वायुसेना की नई उड़ान से क्यों चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के जिस वायुवीर ने दुनिया में हलचल मचा दी है, जिस फाइटर जेट से चीन भी घबरा रहा है और पाकिस्तान भी बुरी तरह कांप रहा है, भारत के उस फाइटर जेट के नए अवतार के आने की खबर सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों को सांप सूंघ गया है। वजह है भारतीय वायुसेना की नई ताकत और नई बुलंदी। वजह है इंडियन एयरफोर्स की नई उड़ान। वजह है रक्षा क्षेत्र और स्वदेशी हथियारों में भारत की आत्मनिर्भरता का बढ़ता परचम और आसमान में सुनाई देती उसकी गूंज। भारत की स्वदेशी ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। चीन के लड़ाकू विमानों के बाजार को ध्वस्त करने आ रहा है तेजस फाइटर जेट का वो नया अवतार, जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान का दम फूलने लगा है। इस नए वायुवीर का नाम है तेजस MK-1A। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का यह नया वायुवीर चीन के लड़ाकू विमानों के बाजार की दुर्गति कर देगा। स्वदेशी तेजस के नए अवतार के आने से चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस का अपग्रेडेड वर्जन MK-1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर अंत तक मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारतीय वायुसेना को पहला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A देने जा रहा है।
इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर HAL को दिया था। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। तेजस फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का स्वदेशी घातक हथियार है। भारतीय वायुसेना का तेजस अब और अधिक घातक और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा मारक हथियारों से लैस हो गया है। यह हल्का होने की वजह से एयरफोर्स का काफी कारगर लड़ाकू विमान है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की पहली उड़ान मार्च में ही हो चुकी है। तब से अब तक इसके इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं। अलग अलग यंत्रों और हथियारों को लगाकर उसकी टेस्टिंग हो रही है। वायुसेना को सौंपने से पहले तेजस मार्क 1A को कई कठिन कसौटियों से गुजारा जा रहा है। युद्ध के वक्त, कठिन से कठिन वक्त में, खराब मौसम में और दुश्मन से घिरा होने पर तेजस कैसे ऑपरेशन में अजय बना रहेगा, इसका बारीकी से परीक्षण किया जा रहा था। अब तक हुए हर परीक्षण में तेजस का नया वर्जन हर कसौटी पर खरा उतरा है। हर कठिन परीक्षा में तेजस मार्क 1A का प्रदर्शन शानदार रहा है। इसलिए HAL ने घोषणा की है कि मार्क 1A फाइटर जेट अक्टूबर के अंत तक भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। ये फाइटर जेट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हल्का लड़ाकू विमान है। इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद बॉर्डर पर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। नए तेजस के साथ राजस्थान के जोधपुर में तीसरा स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। पहले तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को मार्च तक वायुसेना को हैंडओवर किया जाना था। फिर इस वायुवीर को एयरफोर्स को सौंपने की तारीख जुलाई तक बढ़ी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो सका। अब हर तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद तेजस का अपग्रेडेड वर्जन वायुसेना को हैंडओवर किए जाने के लिए तैयार है। तेजस मार्क 1A है, ये बहुत ही एक इम्प्रूव वर्जन है तेजस का। और इसमें एक तो जो सबसे अहम बात है कि उसमें एक नई रडार लगी है जो कि हाइसा रडार है, और उसकी जो रेंज और जो क्षमताएं हैं वो बहुत बढ़ के हैं तेजस मार्क 1 से। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC लगाया गया है। आसान शब्दों में समझे तो DFCC का मतलब है फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल्स हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगाना। यानी तेजस मार्क 1A का कंप्यूटर फाइटर जेट ऑटो पायलट मोड पर उड़ाते वक्त भी उसे पायलट के मुताबिक संतुलित रखेगा। फ्लाई बॉय वायर फाइटर जेट को स्टेबलाइज करता है। इस सिस्टम से रडार, एलिवेटर, एलेरॉन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। DFCC से तेजस मार्क 1A दुनिया के सबसे सुरक्षित फाइटर जेट्स की टॉप लिस्ट में शामिल हो गया है। तेजस मार्क 1A के आने से वायुसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। उसके बाद धीरे धीरे पुराने हो चले मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट्स को हटा दिया जाएगा। तेजस के पिछले संस्करण का नाम है तेजस MK-1। नए संस्करण तेजस MK-1A में डिजिटल फ्लाई बॉय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के अलावा भी कुछ चीजें बदली गई हैं। नया तेजस पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है। इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और नए रडार वार्निंग रिसीवर लगाए गए हैं। तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तेजस मार्क 1A की टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है। इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 9 हाई पॉइंट्स हैं, यानी वो जगह जहां अलग अलग रॉकेट, मिसाइलें या बम लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 1A में 6 तरह की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। नए आधुनिक हथियार भी शामिल किए गए हैं, जैसे अस्त्रा मार्क 1 और फिर बाद में मार्क 2 भी आएगी। और उसमें कई उपकरण जैसे डेटा लिंक और जो है रुद्रम मिसाइल वगैरह, ये सब उससे वो लैस है। और
जाहिर है कि इसकी वायुसेना को काफ़ी देर से इंतज़ार थी और धीरे धीरे अब ये शायद बन करके वायुसेना में शामिल हो जाएगा। पिछले 10 सालों में भारत की वायुसेना तेजी से मजबूत हुई है। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत देश की सेना में आत्मविश्वास की भी सबसे बड़ी गारंटी। अक्टूबर के अंत तक, मतलब दिवाली के आसपास शायद ये भारतीय वायुसेना में पहला जहाज शामिल हो जाएगा और ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा भारतीय वायुसेना के लिए इसके इंडक्शन का। तेजस विमान साल 2019 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना था और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके 50% कलपुर्जे स्वदेशी हैं। हाल ही में जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भी तेजस की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया गया था। दुनिया भर ने आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी ताकत का लोहा माना था। आप मेरे ठीक पीछे ये तेजस विमान देख सकते हैं। इसे भारत में ही बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट ने इस पूरी एक्सरसाइज में इतिहास रच दिया है। दूसरे चरण में भारतीय वायुसेना कि इस एक्सरसाइज ने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरकर एक इतिहास रचा है। तेजस MK-1A के बाद तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की जल्द ताकत बढ़ाएगा। स्वदेशी आधुनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के अगले साल उड़ान भरने की संभावना है। हाल ही में जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों को भी प्रदर्शित किया गया था। तेजस के नए वर्जन की खासियत को देखकर दुनिया भर में अब इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। तेजस एक सिंगल सीटर फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका 2 सीट वाला वेरिएंट भी एयरफोर्स इस्तेमाल में लाती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी ट्विन सीटर वेरिएंट को इस्तेमाल करती है। इस विमान का पहला टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन 2001 में हुआ था और यहाँ पर ठीक आप देख सकते हैं ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आपके सामने है। सिर्फ तेजस ही नहीं, भारत की वायुसेना को मजबूत करने के लिए कई ऐसे स्वदेशी हथियार बनाए जा रहे हैं जो गेम चेंजर साबित होंगे। तो हथियारों की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, उन हथियारों की जो भारत में बने हुए हैं। फाइटर जेट तेजस के नए वर्जन की टक्कर चीन के लड़ाकू विमान J-10 के साथ है, लेकिन चीन को तवज्जो न देकर दुनिया भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमानों को पसंद कर रही है। देखिए क्या है इसकी वजह इस रिपोर्ट। भारत के नए वायुवीर तेजस MK-1A ने चीन की नींद उड़ा दी है। तेजस MK-1A की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड से बीजिंग के स्वयंभू खलीफा घबरा गए। पिरामिडों वाले देश मिस्र में भी भारतीय तेजस के नए वर्जन को लेकर भारी उत्साह है। मिस्र भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट के नए अवतार तेजस MK-1A को चीन के लड़ाकू विमान की जगह तरजीह दे सकता है। आखिर क्यों दुनिया भारत के इस लड़ाकू विमान की मुरीद हो गई है? इसकी वजह है तेजस के नए अवतार की दुनिया में बढ़ती धाक। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश तेजस के अपग्रेडेड वर्जन को खरीदने में पहले ही रुचि दिखा चुके हैं। अब मिस्र भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। सितंबर की शुरुआत में मिस्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में चीन का J-10 लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मिस्र के गीजा पिरामिडों के ऊपर चीन के कुछ J-10 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। चीन अपने J-10 फाइटर जेट की ताकत और काबिलियत को प्रदर्शित करके मिस्र को डील के लिए लुभाना चाहता है। लेकिन अब मिस्र का डेलीगेशन तेजस के नए वर्जन के बारे में दिलचस्पी ले रहा है। वो सभी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ज़रूरी हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो बराबर की टक्कर देगा। जो भी बाकी जहाज़ हैं उनके पास सेम टेक्नोलॉजीज़ उनके पास हैं और मेरे हिसाब से ये बराबर की टक्कर देगा। और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली J-10C खरीदा है चाइना से, तो मेरे ख्याल से उसकी तो बराबरी नहीं तो ऊपर ही रहेगा LCA Mark 1A। दुनिया भर में भारत के स्वदेशी हथियारों की बढ़ती मांग आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम का सबूत है।
इससे चीन जैसे देश घबराए हुए हैं। और जो हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजिनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारत से हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में मलेशिया जैसे देश पहले ही शामिल है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा है। इसी तरह वियतनाम जैसे छोटे देश भी भारत से कई रक्षा सौदे करना चाहते हैं। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।